चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने जेल्डास का मेथड और कैलकुलेशन देखा था। इसका एक क्वेश्चन लिखिएगा, फिर और क्वेश्चन देखेंगे अलग अलग टॉपिक में। ये क्वेश्चन, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग estimation of nitrogen in an organic compound during estimation of nitrogen present in an organic compound during estimation of nitrogen present in an organic compound by Geldahl's method by Geldahl's method by Geldahl's method, comma, the ammonia evolved from the ammonia evolved from the ammonia evolved from 0.5 gram of the compound 0.5 gram of the compound, मतलब आपके कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी नाइट्रोजन था उसको हमने पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के, ध्यान देंगे ना क्या मेथड था हमारा। जितना भी आपके कंपाउंड में, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका नाइट्रोजन था, उसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के पूरा का पूरा अमोनियम सल्फेट बनाया था। पहला स्टेप हमारा ये था। फिर इस अमोनियम सल्फेट को NaOH के साथ हीट किए थे तो हमें अमोनिया मिला था। ठीक है, और इस अमोनिया को फिर से H2SO4 में मिला करके हमने अमोनियम सल्फेट फिर से बनाया था। इससे अपन ये पता करना चाह रहे हैं कि अमोनिया बना कितना था, क्योंकि अपन एक्सेस में सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे थे यहाँ पे, जिससे अपन को पता चलेगा कि कितना सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके अमोनिया को न्यूट्रलाइज किया है। बचा हुआ कितना है उसके लिए अपन ने बचे हुए एसिड को बेस के साथ क्या किया था, टाइट्रेट किया था, टाइट्रेशन किए थे इसका। इससे पता चला था कि कितना सल्फ्यूरिक एसिड बचा है, कितना यूज किया है अमोनिया में। उसके अकॉर्डिंगली अमोनिया का वॉल्यूम आ गया था। क्योंकि अपन ने डूवास मेथड से नाइट्रोजन डायरेक्ट डिटेक्ट किया था, एस्टिमेशन नाइट्रोजन गैस ही निकाला था, बट यहाँ पे अमोनिया के फॉर्म में अपन ने नाइट्रोजन को डिटेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द अमोनिया इवॉल्व, जितना भी अमोनिया बना है फ्रॉम कितना कंपाउंड, 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड, न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1MH2SO4, न्यूट्रलाइज्ड 10 ml ऑफ 1MH2SO4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 10 ml अमोनिया ने इसको यूज किया है तो अमोनिया खुद कितना होगा, 20 ml। क्यों? क्योंकि हमने जो रिएक्शन लिखा था 2NH3 प्लस H2SO4 वॉज NH4 का ट्वाइस SO4। ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो ये दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। तो अगर ये 10 ml यूज हुआ है तो ये कितना रहा होगा, 30 ml, डबल। ये हमको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से पता चल रहा है कि 10 ml अगर न्यूट्रलाइज किया है अमोनिया ने, सल्फ्यूरिक एसिड का 10 ml न्यूट्रलाइज किया है, तो अमोनिया खुद उसका डबल रहा होगा। तो 20 ml अमोनिया यहाँ से हमें हमें प्रेडिक्ट करना है। ऐसा लिखा नहीं है कहीं पे भी कि अमोनिया 20 ml है, पर आपको ये रिएक्शन हमने देखा था लास्ट क्लास में कि इसका जस्ट डबल होता है। ठीक है, ओके। तो न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1MH2SO4 फुल स्टॉप। फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। Find the percentage of nitrogen in the compound. Find the percentage of nitrogen in the compound. तो इसको दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। एक पूरा मेथड से सॉल्व करते हैं, दूसरा सीधा इक्वेशन से जो लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था फॉर्मूला। मान लो अगर फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो फिर कैसे करेंगे? तब तो हमको कंसेप्ट लगाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखेंगे, चलो तो पहले कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। लिखो नीचे, कितना हाइड्रोजन कितना सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ है, 10 ml। तो लिख लो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज कितना है,
10 ml, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, इसे लिखना अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, according to this reaction, one mole of H2SO4 reacts, 1 mole of H2SO4 reacts with 2 mole of ammonia, with 2 mole of ammonia. Therefore, 10 ml of H2SO4 will react with 20 ml of ammonia. ये हमने रिएक्शन से निकाला, ये रिएक्शन दिया नहीं रहेगा, ये हमने मेथड में पढ़ा है, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा अगर फॉर्मूला याद नहीं रखते हो तो, ठीक है। तो यहां से अमोनिया का मास आ गया, सॉरी वॉल्यूम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने क्या क्या बात की थी कि 1000 ml ऑफ 1 m अमोनिया के पास 17 ग्राम अमोनिया होता है। 1 मोल का यही मतलब तो होता है ना, 17 ग्राम मोलर मास, जिसमें नाइट्रोजन कितना है 14 ग्राम, बाकी 3 ग्राम तो हाइड्रोजन है। ये लाइन लिख लो, 1000 ml ऑफ 1NH3 इज इक्वल टू 17 ग्राम अमोनिया। हमको अमोनिया से मतलब नहीं, हमको तो नाइट्रोजन चाहिए, यानी कि 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो 20 ml में कितना होगा, हमारा अमोनिया तो 20 ml ही है ना, तो 20 ml ऑफ 1 m अमोनिया will have 14 upon 1000 into 20। यही कर हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ये सब तो कर रहे थे। आज उसी चीज को हम वेरिएबल के तक वहां यूज कर रहे थे, v/2, v-v/2, 2 टाइम्स ऑफ v-v/2, ये सब चीजें कर रहे थे अपन। यहाँ सीधा वैल्यूज के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। 14 अपॉन 1000 इंटू 20, इतना ग्राम ऑफ क्या, नाइट्रोजन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो आगे ना नाइट्रोजन का मास आ चुका है, अब इसको बस परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जो कि कितने कितने ग्राम में है, 0.5 ग्राम में। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया ना 0.5 ग्राम, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 इंटू 20 अपॉन 1000 इंटू 0.5 इंटू 100, ठीक है। ये दोनों कैंसिल कर देना, 2 0 3 0 3 0 यहाँ से कैंसिल, 14 2 का 28 अपॉन 0.5, दैट विल बी 56 ग्राम। ये हमारा, सॉरी ग्राम बोल रहा हूँ, क्या निकालें, ठीक है, 56%, ठीक है। अब इतना सब नहीं करना है तो फॉर्मूला याद रखना, क्या था फॉर्मूला बताओ जल्दी से। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला था 1.4, ऐसा कुछ लिखे थे कि इंटू बेसिसिटी ऑफ एसिड, जो कि H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है 2। पहले फॉर्मूला लिखे लो, चलो 1.4 इंटू बेसिसिटी ऑफ एसिड, आगे वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड, हाँ 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 ठीक है, और कौन करेगा, हाँ पाए मास ऑफ सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस इंटू 100 नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ये 1.4 को कहां से लाया पता है आपको, 114 था, नीचे 1000 था, ऊपर 100 था परसेंटेज वाला, तो ये कैंसिल कर दिए थे, और ये जो 14/10 था उसी को 1.4 लिखे, फॉर्मूला को भी रेड्यूस कर दिए थे अपन। वरना आपको लगेगा सर यहाँ पे इंटू 100 तो किए ही नहीं, परसेंटेज कैसे आ जाएगा, वो सब करके ही आया है। क्लियर है ये। तो अब आप पुट कर दो वैल्यू सीधा, मतलब ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। 1.4 इंटू बेसिसिटी 2 होती है, ये सीधा दिया आपको 10 ml है, और ये आपका 0.5। क्लियर है ये। तो कितना हो जाएगा ये देखो एक बार, आएगा वही 56 आएगा क्या, देखो 2.8, 2.8 इंटू 10 28, हाँ तो रहा है
28 अपॉन 0.5, वही चीज यहाँ भी आ रही थी 56%। इफ यू नो दी फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर दी फॉर्मूला, आप सीधा फॉर्मूला लगाकर भी, तो ये और है ना, ये और ये तरीका है, या फिर अल्टरनेट रेज दिस। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्रोजन का एस्टिमेशन और डिटेक्शन हुआ। ठीक है, फिर लास्ट है ऑक्सीजन। इसके पहले हमने क्या क्या किया है, 5 हो गए ना हमारे, कार्बन, हाइड्रोजन, फिर हेलोजन, फिर हमने देखा था फॉस्फोरस, सल्फर, 5, नाइट्रोजन 6, लास्ट ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन, देखो ऑप्शन का, देर आर नो डायरेक्ट टेस्ट, देर आर नो डायरेक्ट टेस्ट अवेलेबल, there are no direct tests available for the detection of oxygen. There are no direct tests available for the detection of oxygen. देखो ऑक्सीजन का कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं होता, जैसे अपन ने वो सब लेफ्लांगे टेस्ट यूज करके नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन डिटेक्ट किया, वैसा कोई डायरेक्ट टेस्ट ऑक्सीजन के लिए नहीं है। बट अगर आपको अल्कोहल का टेस्ट पता है, तो आप अल्कोहल का टेस्ट करके पता कर सकते हो कि कंपाउंड अल्कोहल है कि नहीं। और अगर कंपाउंड अल्कोहल होगा तो जाहिर सी बात है उसके पास ऑक्सीजन होगा, क्योंकि अल्कोहल के पास तो OH ग्रुप होता है ना। अगर कंपाउंड एल्डिहाइड है तो भी उसके पास ऑक्सीजन होगा, अगर कंपाउंड कीटोन है तो भी उसके पास ऑक्सीजन होगा, और अगर कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है तो भी उसके पास ऑक्सीजन होगा। तो ऐसे अपन डिटेक्शन करेंगे। प्लस एक और दूसरा तरीका जो वर्स्ट केस है, अगर आपको लग रहा है कि हमने सारे टेस्ट कर डाले कंपाउंड में, उस कंपाउंड को हमने कार्बन के लिए टेस्ट किया, कार्बन उसमें पाया गया, हाइड्रोजन के लिए टेस्ट किया, हाइड्रोजन भी उसमें पाया गया, नाइट्रोजन टेस्ट किए, नाइट्रोजन नहीं मिला, फिर सल्फर टेस्ट किए, सल्फर टेस्ट या नाइट्रोजन मिल गया, सल्फर नहीं मिला, फॉस्फोरस नहीं मिला, हाइड्रोजन नहीं मिले, पर वो जो तीनों जो मिले हैं, कौन कौन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इनका परसेंटेज ऐड करके 100 नहीं हो रहा है। बाकी हमने सबके टेस्ट कर डाले कि और कुछ नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है, और ऑक्सीजन। मतलब अगर वो तीनों के परसेंटेज मिला करके 100 नहीं हो रहा है, देखो नाइट्रोजन के दो कंपाउंड होते हैं, आइदर अमाइंस या नाइट्रो। अब अगर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को मिला करके 100% नहीं हो रहा है, इसका तो मतलब यही है ना कि नाइट्रो कंपाउंड होगा शायद इसमें, और ऑक्सीजन छूट रहा है, और जो बचा रिमेनिंग परसेंटेज है वो किसका है, ऑक्सीजन का। अब समझे मैं क्या बोला, वरना अगर अमाइन होता तो हाइड्रोजन में आ जाता ना, एच, इसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के परसेंटेज में आ जाता, और तीनों मिलाकर के 100 हो जाते, तो हमें सोचना भी नहीं पड़ता कि 100 क्यों नहीं हो रहा है। तो 100 नहीं हो रहा होगा तो ऑक्सीजन हो सकता है, ये हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला वही लिखा आपने कि देयर आर नो टेस्ट, डायरेक्ट टेस्ट अवेलेबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, फुल स्टॉप। द कंपाउंड इज टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ, the compound is tested for the presence of, the compound is tested for the presence of, the compound is tested for the presence of oxygen containing functional group, the compound is tested for the presence of oxygen containing functional group। मतलब आप ऑक्सीजन का टेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे ग्रुप का टेस्ट करो जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल, ब्रैकेट में OH लिख देना, सब बॉन्ड बना के OH, अल्कोहल ब्रैकेट में OH, कॉमा एल्डिहाइड ब्रैकेट में CHO, ब्रैकेट में CHO, कॉमा कीटोन ब्रैकेट में CO, कॉमा कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रैकेट में COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रैकेट में COOH, नाइट्रो ब्रैकेट में NO2,
अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपका नाइट्रो, और भी होता है ना, जैसे ईथर भी होता है, उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ईथर। उसमें ये सब कुछ नहीं होते ना, हाइड्रोजन होता है ना, बाकी हाइड्रोजन कार्बन तो रहेंगे ही, ठीक है। एक्सेट्रा करके लिख दो, मतलब ऑप्शन का डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर पा रहे तो उन फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करेंगे जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक और तरीका नीचे लाइन में लिखना, if the sum of the percentages if the sum of the percentages of various elements if the sum of the percentages of various elements present in the given compound if the sum of the sum, मतलब कौन सा सम लिखे हो, एस ओ एम ई वाला तो नहीं लिख दिया, एस यू एम ना, हम सारे परसेंटेजेस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, 100 से माइनस करेंगे। अगर वो 100 माइनस करने पर 0 आ रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं है उसमें। if the sum of the percentages of various elements present in the given compound comes out to be less than 100 comes out to be less than 100 comes out to be less than 100 comma the presence of oxygen is indicated, the presence of oxygen is indicated, the presence of oxygen is indicated। और कितना परसेंट होगा जो बचा होगा, है ना, यानी कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस सम ऑफ परसेंटेजेस ऑफ ऑल अदर एलिमेंट, ऐसा लिख लो। ठीक है, तो उसका डिटेक्शन करते हैं, सॉरी एस्टिमेशन करते हैं, फॉर्मूला एक इसका भी डिराइव कर लेते हैं। अनोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक तरीका तो ये है परसेंटेज निकालने का ना, इसके अलावा भी एक तरीका और है। अनोन मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज decomposed is decomposed is decomposed full stop the mixture of gaseous products, कंपाउंड को जलाएंगे तो गैसेस निकलेंगी ना, तो मिक्सचर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑक्सीजन इंक्लूडिंग ऑक्सीजन इंक्लूडिंग ऑक्सीजन is passed over is passed over is passed over red hot coke is passed over red hot coke red hot coke full stop when all the oxygen is converted into when all the oxygen is converted into carbon monoxide carbon monoxide carbon monoxide full stop this mixture is then passed through this mixture is then passed through this mixture is then passed through iodine pentoxide iodine pentoxide ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना I2O5 iodine pentoxide I2O5 when carbon monoxide is oxidized to when carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide carbon monoxide is oxidized to carbon monoxide liberating iodine liberating iodine carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide liberating iodine reaction लिखना
कंपाउंड को जब हीट किए तो वो कंपाउंड अपनी अलग अलग गैसेस में डिकम्पोज हो गया। हमको मतलब है ऑक्सीजन से, बाकी आप ऐसे ही लिख देना गैसियस प्रोडक्ट, अदर गैसियस प्रोडक्ट। उससे हमको फिलहाल अभी मतलब नहीं है, हमको क्योंकि ऑक्सीजन का एस्टिमेशन करना है, ठीक है। फिर इसी ऑक्सीजन को आप कार्बन के साथ, रेड हॉट कोक बोला ना हमने, तो कोक मतलब क्या होता है, कार्बन है। कोक हो गया, ग्राफाइट हो गया, चारकोल, कोल, ये सब क्या होते हैं, कार्बन के ही अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो C+O2, और यहाँ पे लेना कितना, ने टेम्परेचर लिखा है क्या आप लोग को उसमें, यहीं पे लिखना है, चलो 1373 केल्विन टेम्परेचर होगा, और ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यही कार्बन मोनोऑक्साइड को आप पास कराओगे, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा पॉइजन नेचर का होता है, तो इसको अपन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे बाय पासिंग थ्रू आयोडीन पेंटॉक्साइड, जो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड आयोडीन विल बी लिबरेटेड। यही आपने अभी रिएक्शन लिखा है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2CO। फिर नीचे नीचे बैलेंस करेंगे क्या, आयोडीन तो 2 है, ऑक्सीजन 6 हो गया ना इधर, तो इधर 3 करूंगा तो 6 हो गया, बट फिर कार्बन यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, इससे ऑक्सीजन फिर बढ़ के कितना हो गया, 8। इसके लिए फिर आपको यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, यहाँ कार्बन भी 4 हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, कितना है, 8 और 9, एक और चलाते हैं, 5 करते हैं, तो 10 और 10 हो गया ना, बैलेंस दिख रहा है ये, आयोडीन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। पर यहाँ से निकला तो 2 ही CO है, तो यहाँ 5 CO कैसे आ जाएगा, क्या करना पड़ेगा, इसको तो 5 नहीं कर सकते ना अपन, मतलब कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, और फिर यहाँ भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो यहाँ से लिबरेट हो रहा है वहां उतना ही जाए। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको 2 से, तो दोनों तरफ 10-10 हो जाएगा, तो देखिए, यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, 10C+O2 गिव 10CO, और इधर पे 2I2O5 प्लस 10CO गिव यू 10CO2 प्लस 2I2। अभी देखो बैलेंस है कि नहीं, अभी यहाँ पे लग रहा है ना कि 10CO और 10CO आ गया, और इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं ये चेक करिए, 2I2O5 प्लस 10CO gives you 10CO2 प्लस 2I2, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो इक्वेशन को, ये 10CO कैंसिल हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा देखो, इधर का 10C, 2I2O5, ये 10CO कैंसिल हो गया, जो बना यहाँ यूज अप हो गया, और अल्टीमेटली 10CO2 बन गया, और यहाँ पे 2I2, कुछ छूट रहा है क्या, ऑक्सीजन, अरे ऑप्शन 5 नहीं लिखा गया मैंने, हाँ क्या हुआ, +5 हो, वही तो एस्टिमेशन कर रहे हैं इसकी वजह, ठीक है, 5O2, तो 10C प्लस 5O2 प्लस 2I2O5 गिव 10CO2 प्लस 2I2, ठीक है। यहाँ से आप देखो 5O2 is equivalent to 10CO2 is equivalent to 2I2, या फिर आप सबको, अच्छा, इसको डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो इसकी कॉमन नंबर, ठीक है, 5O2 10CO2 एंड 2I2, उसी से इसका डिटेक्शन करेंगे, या डिवाइड करेंगे अगर 5 से, तो ये क्या हो जाएगा, O2 इक्विवेलेंट टू 2CO2 इक्विवेलेंट टू 2/5
ठीक है। और अगर सिंगल एटम लेके आते हैं अपन यहाँ पर, तो आप 10 से भी डिवाइड कर सकते हो उसको। तो ये आपका हो जाएगा सिंगल ओ, ये CO2, और ये हो जाएगा आपका, फिर आपने इसको 3 से डिवाइड किया 1/5। फिर से 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, पहले 5 से डिवाइड किया था मैंने पूरे इक्वेशन को, अभी 2 से डिवाइड किया था, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, फिर नीचे कैलकुलेशन पार्ट करना। हाँ, ये वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, वो इक्विवेलेंट बोलते हैं, मैथ्स में यूज नहीं करा कभी इस टाइप का। वो इक्विवेलेंट है, नहीं तो इक्वल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ना। ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा? इक्वल टू लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन वो बनाते हैं ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जैसे ओजोन का आपने एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, और दूसरे के बीच में आप ऐसा एरो लगाते हैं, और दूसरा आप ऐसा बनाते हैं, उसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है ना, ये तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं ना दोनों का कॉम्बिनेशन, तो बीच में ऐसा लगाते हैं और ऐसा बनाते हैं। इसका मतलब ये साइन होता है इक्विवेलेंट का। ठीक है, चलो नीचे कैलकुलेशन करते हैं, नीचे लिखना। लेट दी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन इज इक्वल टू W ग्राम। लेट दी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन इज इक्वल टू W ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, कार्बन डाइऑक्साइड के मास से निकाल लेंगे अपन कि ऑक्सीजन कितना होगा। मतलब जितना भी कार्बन था वो सब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ ना। यहाँ पे जितना भी कार्बन या सॉरी जितना भी ऑक्सीजन था वो सब कार्बन डाइऑक्साइड हो चुका है, और तो कहीं ऑक्सीजन गया नहीं है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के मास से एस्टिमेट लगा लोगे, क्योंकि आपको पता है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन कितना होता है, 32 ग्राम। बाकी 12 ग्राम तो कार्बन है ना। CO2 के एक मोल में 12 ग्राम कार्बन है, और बाकी 32 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। तो अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास पता चल जाए, तो आप ऑक्सीजन का मास बता दोगे कितना है। बताओ, अगर सोचो कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा, तो 22 ग्राम में कितना होगा ऑक्सीजन? 16। आधा करेंगे ना, जैसे 44 में 32 है, तो 22 में 16 हो जाएगा। बाकी 6 ग्राम क्या है, कार्बन। ठीक है, ओके। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इज इक्वल टू x ग्राम। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इज इक्वल टू x ग्राम। तो नीचे लिख लेना कि 44 ग्राम ऑफ CO2 contains 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो x ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा, 32 ग्राम अपॉन 44 इंटू एक्स। और परसेंटेज निकालना होगा हमें, तो 32 इंटू एक्स अपॉन 44 इंटू W, सॉरी, इंटू 100। ये फॉर्मूला हो गया हमारा ऑक्सीजन का। Done? ये तो इतना आपका ये वाला चैप्टर था। कुछ क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी के। लिखना है क्वेश्चन, व्हाट आर दी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम। What are the hybridization states of each carbon atom in the following compound? In the following compound. Compounds बना लो ये सारे।
जहाँ कार्बन आपको सिंगल बॉन्डेड दिख रहा है वो sp3 हो जाएगा, डबल बॉन्डेड वाला sp2 और ट्रिपल बॉन्डेड वाला sp। ठीक है, जैसे पहले में आपको दिख रहा होगा कि ये कार्बन डबल बॉन्डेड है तो आप इसको sp2 बोल दोगे, करेक्ट। पर इसको sp2 मत बोलना क्योंकि दोनों तरफ डबल बॉन्ड बन चुकी है, तो इसकी काइंड ऑफ ज्योमेट्री क्या हो चुकी है, लीनियर। तो ये आपका हो जाएगा sp। याद करेंगे sp ज्योमेट्री के लिए या sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री होती थी लीनियर, sp2 के लिए होती थी ट्राइगोनल प्लेनार और sp3 के लिए होती थी टेट्राहेड्रल। मतलब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। इस वाले का देखो ये आपका sp3 हो जाएगा, करेक्ट। और ये दोनों sp2, यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, बना नहीं है पर ये तो समझ में आ रहा है ना सिंगल बॉन्ड होगी क्योंकि कार्बन की यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड बन चुकी है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन का भी बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाली क्या बॉन्ड होगी, सिंगल बॉन्ड ही होगी ये वाली। तो ये आपका हो जाएगा sp2 और ये भी हो जाएगा sp। ठीक है, इसको आपको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा ना, तो एक्सपैंड करना पड़ेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O होता है CH3, यहाँ नहीं लगा है डबल बॉन्ड O, पर अंडरस्टूड है कि अगर एक कार्बन है उसके साथ दो CH3 लगे हुए हैं बस और एक ऑक्सीजन है बस, तो कार्बन तो चार बॉन्ड बनाएगा ना, तो बची हुई दो किसके साथ बनाएगा, इनके साथ तो दो नहीं बना सकता क्योंकि ये तो मिथिल है पहले से इनकी तीन बॉन्ड बनी हुई है, तो ये तो सिंगल ही बनाएंगे कार्बन के साथ। तो क्या बचा उसके पास, ऑक्सीजन ही बचा है। अगेन ये क्या हो जाएगा sp3, ये भी हो जाएगा आपका sp3 और ये हो जाएगा आपका sp2। दिख रहा है ट्राइगोनल प्लेनार, इसमें देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां तक तो ठीक है, सिंगल बॉन्ड C ये भी ठीक है। अब N और C के बीच का बॉन्डिंग नहीं दिया, पर क्या बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि N का चार बॉन्ड कैसे बनेगा फिर, वो नाइट्रोजन के साथ ही बनेगा। अगेन ये हो गया हमारा sp, ये हो गया sp2 और ये हो गया sp। ठीक है, और बेंजीन ये क्या है हमारा C6H6 बेंजीन। तो बेंजीन में हर कार्बन डबली बॉन्डेड होता है, इधर नहीं तो इधर से अल्टरनेट होता है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, sp2, ऑल दी कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है और एक क्वेश्चन सिग्मा और पाई वाला आता है, वो इजी है इससे, ये भी इजी है पर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। और बस सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही तो ढूंढना है। बस एक मैंने आपको डबल बॉन्ड वाला बताया कि दोनों तरफ डबल होगा तो sp ज्योमेट्री होगी, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि ज्योमेट्री लीनियर हो जा रही है वहां पर। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या होता है ना, कार्बन अगर एक तरफ डबल बॉन्डेड है तो बाकी तरफ सिंगल बॉन्डेड रहता है, तो ये बन जाती है ज्योमेट्री ट्रायंगल। पर अगर वो इधर भी सिंगल सिंगल बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, उधर भी अगर वो डबल बॉन्ड ही बना रहा है, तो आप खुद देखो स्ट्रक्चर उसका लीनियर ही है विथ 180 डिग्री एंगल। वहां पे क्या था, ऐसा था, तो ये एंगल 120 120 120 थे ट्राइगोनल प्लेनार। और यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो लीनियर ज्योमेट्री बन रही है, एंगल देख लो 180 डिग्री बनेगा दोनों बॉन्ड के बीच में, इसलिए इसको अपन sp बोल रहे हैं। वरना हर बार ये ट्रू है कि कार्बन जहां डबल बॉन्डेड है वो sp2 है, जहां सिंगली बॉन्डेड है वो sp3 है। ये नहीं लिखे देखिए अपन, ठीक है, क्लियर है ये। और दूसरा क्वेश्चन सिग्मा पाई वाला, वो इजी है इससे, क्योंकि जहां सिंगल बॉन्ड देखोगे वो सिग्मा है, जहां डबल बॉन्ड देखोगे वहां एक सिग्मा एक पाई है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई है। ये तो अपन केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हैं, पर इसमें ये कार्बन वाले कंपाउंड्स में वो आता है कि मार्क ऑल दी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड या कैलकुलेट दी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो वहां कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड को भूल मत जाना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन देखते हैं उसके टाइप का, फिर आगे बढ़ेंगे। इंडिकेट दी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, ये लिखिए ना पूरा, इंडिकेट दी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, बस बेंजीन का बता दो, फिर बाकी तो आप लोग कर लोगे। हम्म, 3 सिग्मा बस, सबका बताओ ना, टोटल सिग्मा और पाई बताना है।
कितना हुआ? हाइड्रोजन को छोड़ना नहीं, मैं अभी तो बोला था ना। कार्बन हाइड्रोजन का भी तो कनेक्टेड है ना। अरे ये ऐसा है ना, देखो। 18 ज्यादा नहीं हो गया? 6 कम है, 18 ज्यादा है। हाँ हाँ, कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं। अरे जितना भी सिंगल दिख रहा है वो तो सिग्मा ही है, और डबल वाले में भी तो एक सिग्मा है ना। तो इधर से काउंटिंग करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 सिग्मा बॉन्ड। मैं जबरदस्ती बोल रहा था कि इजी है, हमारे लिए तो कुछ भी इजी नहीं है। हमारे लिए तो इजी वाला भी टफ है, और टफ वाला तो और टफ। हाँ, किसको मल्टीप्लाई किया? अच्छा, समझ गया मैं। एक कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 to 6। तो ये सिग्मा तो आप काउंट कर चुके हो ना, तो वो इसमें कितने काउंट हो गया ना, डबल हो गया ना, 6 हो गया। और पाई हो गया हमारा 3। एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ है, और तीसरा यहाँ पर है। तो पाई बॉन्ड हो गया हमारा 3। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन गलत मत करके आना प्लीज, है ना। टफ वाला गलत कर देना, मेरे को दुख नहीं होगा। ये वाला करोगे तो बहुत दुख होगा। आप लोग का दुख मेरे को हो जाएगा, मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा। चलो, एक क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ दी टू डायग्राम बनाना, जो स्ट्रक्चर दिस एंड which of the two, this and this, is expected to be more stable, is expected to be more stable, and why? Which of the two is expected to be more stable and why? ठीक है। देखो हो क्या रहा है स्ट्रक्चर में, दिख क्या रहा है आपको कि यहाँ पे मिथिल ग्रुप लगा हुआ है, CH2 है और O नेगेटिव है। और यहाँ पर भी लगभग सीधे सेम है, O नेगेटिव है। बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। यही है जो डिफरेंस है, क्योंकि CH2O नेगेटिव, CH2O नेगेटिव तो यहाँ पे भी है। फर्क है इन दोनों में। हमने एक इफेक्ट पढ़ा था जिसका नाम था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जहां पर क्या होता है, ऐसे ही स्ट्रेट चेन्स में कुछ ग्रुप लग जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चेन से खींचेंगे और ये इलेक्ट्रॉन चेन को डोनेट करेंगे। ऐसा करने पर ये खुद को पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, तो इसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। और ऐसा करने पर इनके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। और ये एक तरह का परमानेंट इफेक्ट होता है, ये किसी भी कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन वाले हैं उनमें आपको मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा डिस्पर्स हो जाएगा। मतलब यही एक जगह ठहरा नहीं रहेगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अगर एक जगह नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो आपस में रिपल्सन करेंगे और कभी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल रहने नहीं देंगे। और यहाँ ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस और बढ़ जाएंगे, तो और ज्यादा रिपल्शन होगा। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? NO2 वाला, क्योंकि वो नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींच के उसको थोड़ा सा, ये समझो कि एक तरफ ज्यादा एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा नेगेटिव चार्ज का, कुछ नेगेटिव चार्ज नाइट्रो अपनी तरफ खींच रहा है, ताकि थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। क्योंकि यहाँ पे तो ये और ज्यादा नेगेटिव बना रहा है उसको, ताकि और ज्यादा रिपल्शन हो जाए। ठीक है, तो इनको नीचे आंसर इसका। पहले तो आप इन दोनों को ऐसा बना लो एरो के साथ। एक तरफ दिखा देना नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और दूसरी तरफ दिखाना कि मिथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। प्लस आई जैसे मैंने लिखा वैसे लिख लो, प्लस आई माइनस आई, EWG, EDG। ये फुल फॉर्म याद रहेगा कि भूल जाओगे? वरना पूरा लिखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पक्का भूल जाओगे, लिख लो भाई।
ये लिखो नीचे, species with NO2 group, species with NO2 group is more stable, species with NO2 group is more stable because NO2 group has minus I effect, NO2 group has minus I effect, and hence it tends to and hence it tends to disperse the negative charge, hence it tends to disperse the negative charge on the oxygen atom, tends to disperse the negative charge on the oxygen atom, whereas 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 CH3 CH2 has plus I effect, CH3 CH2 has plus I effect, which tends to intensify, which tends to intensify, which tends to intensify the negative charge, which tends to intensify the negative charge and hence destabilizes it, and hence destabilizes it, and hence destabilizes it. इसको ना आप वैसे भी समझ सकते हो, जैसे दो लोग की लड़ाई होती है ना, तो वहां दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होता है जिनको मजा आ रहा होता है लड़ाई देखने में, तो वो और आग में घी डालते हैं ताकि लड़ाई और बढ़े, मजा आए थोड़ा सा, है ना। और एक होते हैं जो उनके दोस्त होंगे, हो सकता है ना, तो एक इसको ऐसे खींचेगा और ये इसको ऐसे खींचेगा, है ना, और वो भले बोलता है कि पकड़े रहना, पर दोस्त बोलेगा मत छोड़ना मुझे। तो दो टाइप के लोग हो गए ना। तो यहाँ पे ये कौन है पता है आपको? ये वो दोस्त है जिसने खींचा ताकि लड़ाई रुक सके, स्टेबल हो जाए ना, मतलब ठीक है, स्टेबल हो जाए, मतलब बहुत मारा पीटी हो रही थी, खून बहा रहा था, तो स्टेबल हो जाए। अब ये क्या करा, ये घी डाल रहा है वहां पे। और यहाँ उसको पता है कि पहले से लड़ाई हो रही है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन धक्का मुक्की हो रही है, ये और इलेक्ट्रॉन दिया और घी डाला, और लड़ो ताकि और डिस्टेबल हो जाओगे और मजा आएगा। समझ आएगा? तो अपन को तो स्टेबल वाला चुनना है, तो ये हमारा स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और लिखना, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई अल्किल ग्रुप एक्ट एज, explain why alkyl group act as इलेक्ट्रॉन डोनर्स। यहाँ भी तो अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर रहे थे ना, और ये ऐसा हो क्यों रहा है? एक्सप्लेन व्हाई अल्किल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स when attached to a pi system, when attached to a pi system, when attached to a pi system। अब यहाँ हमने इफेक्ट पढ़ा था कौन सा वाला? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसे समझना, ये इफेक्ट क्या था, ये इंपॉर्टेंट है ना। प्लस आई या आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दो ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा था, जैसे ये आपका प्रोटीन है, प्रोटीन है ये सिंपल, क्योंकि तीन कंपाउंड, तीन कार्बन है तो प्रोप, और किसी दो के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, तो प्रोटीन है ये। इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपका साइड में जो कार्बन आपको दिख रहा है, जो पाई सिस्टम, ये पाई सिस्टम है हमारा। डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को क्या बोलोगे? पाई सिस्टम बोलोगे। इसमें जो ये वाला कार्बन आपको दिख रहा है ना, इसके तीन हाइड्रोजन है कुछ ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट ना वही लोग करते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, लोन पेयर्स, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। बट यहाँ तो कार्बन के पास कहीं पे भी लोन पेयर नहीं दिख रहा है, कार्बन के पास आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन थे, उन चारों के साथ उसने चार कोवलेंट बॉन्ड बनाई हुई है, तो कोई भी लोन पेयर तो यहाँ पे नहीं है। तो उसके बावजूद भी कार्बन कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है, कहाँ से ला रहा है वो इलेक्ट्रॉन? तो वो क्या करता है, अपने ही किसी एक हाइड्रोजन से डील करके उसका इलेक्ट्रॉन पेयर को आगे भेज देता है। भले वो थोड़ा नाराज होता है वाला हाइड्रोजन कि मैं जा रहा हूँ तेरे को छोड़ के, तुमने तो
मेरा इलेक्ट्रॉन वहां दे दिया। ठीक है, तो वो ऐसा छोड़ के जाना चाहता है, पर वो जा नहीं पाता, राइट? क्योंकि क्या होता है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाती है ना, तो क्या होता है, ये वाला एच, ये वाला एच, ये वाला नाराज वाला एच पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड सी, ये क्या करता है ना, क्योंकि अभी डबल बॉन्ड बना कि यहाँ पे क्या हो गया, पाई क्लाउड टाइप का बनेगा इन दोनों के बीच में, सॉरी, इन दोनों के बीच में। तो ये पाई क्लाउड ना इसको खींच के रखेगा पास, समझ जा। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर ये हो गया, मतलब ये डबल बॉन्ड जैसी आई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, क्योंकि 5 बॉन्ड थोड़ा बना देगा कार्बन। तो जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ आई, तो इन दोनों कार्बन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ये वाले कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन जाएगी, तो ये वाला कार्बन का जो बॉन्ड है उतर के यहाँ पे आ गया। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, सी, ये सी एच, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और सी एच के ऊपर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज, और एच के साथ क्या है, पॉजिटिव। तो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एच पॉजिटिव जा भी नहीं रहा है, क्योंकि उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस एच पॉजिटिव को अट्रैक्ट किए हुए है। ठीक है, और इस टाइप का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो काम इस हाइड्रोजन ने किया है, वही काम ये भी हाइड्रोजन कर सकता है और ये भी हाइड्रोजन कर सकता है। तो ऐसे दो स्ट्रक्चर और बनेंगे, एक इसके साथ और एक इसके साथ। इसलिए इसका नाम दिया गया था नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों नो बॉन्ड रेजोनेंस नाम दिया गया, क्योंकि इन दोनों के बीच की बॉन्ड हट गई है अभी, इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है, पर वो एच पॉजिटिव जा भी नहीं रहा है, क्योंकि पाई क्लाउड इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। समझ रहे हैं क्या? तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसी को बोलते हैं। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर और बनेंगे, जो कि इस कार्बन के साथ होंगे और इस हाइड्रोजन के साथ होगा, और एक और बनाएंगे जो कि इस हाइड्रोजन के साथ होगा। ठीक है, मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, मोर विल बी दी स्टेबिलिटी। ठीक है, और ये कौन करता है, जो अल्फा कार्बन हो, तो क्या नाम दिया था अपन ने, अल्फा कार्बन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इनको अल्फा हाइड्रोजन नाम दिया गया था। और अल्फा कार्बन कौन होते हैं, जो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड से अटैच है, उन कार्बन को अपन अल्फा कार्बन नाम दिए थे। ठीक है, तो पहले आंसर लिख लो, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका आंसर है ड्यू टू, क्योंकि आपसे ये पूछा ना कि वाई अल्किल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर, तो उसका कारण है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस पढ़ते थे ना, उस रेजोनेंस और इस रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है, वहां रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता था। किसका होता था, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। ये था ना हमारा बेंजीन, बेंजीन का ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया, तो ये इधर आया, तो ये इधर आया, ये सब कौन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मेन रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, इसी को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। पर यहाँ किसका हुआ है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम यहाँ भी बना रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बेंजीन में ही बना रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन का फर्क है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ है, और यहाँ पे इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर गया है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन गया तो बॉन्ड ही गायब होगी ना। पाई वाले में तो अभी भी एक बॉन्ड बची हुई है ना, पाई में तो दो बॉन्ड होती है, एक गई तो तब भी एक से तो जुड़ा हुआ है कम से कम, पर यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड था, वो भी हट गया, तो इससे वो नो बॉन्ड रेजोनेंस कहलाया। समझ जाएगा? तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्किल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्किल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर। अब आप ये स्ट्रक्चर बना करके दिखा दो कि कहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ वही कार्बन करेगा जो डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ठीक है,
ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो लास्ट। एक्सप्लेन द टर्म्स इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एक्सप्लेन द टर्म्स इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एक्सप्लेन द टर्म्स इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इंडक्टिव तो मैंने आपको बताया अभी, है ना, कि जहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रेट चेन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, वो जो सारी सिग्मा बॉन्ड है ना, वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में अपन ने क्या देखा था, वो टेम्पररी इफेक्ट था। वो हो क्या रहा था, देखो यहाँ पर मान लो ये कंपाउंड है आपका, जिसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण इसको पार्शियल नेगेटिव और इसको पार्शियल पॉजिटिव मिलेगा। बट ऐसा ये तभी करेगा जब इसको लगेगा कि कोई न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ आके रिएक्ट करने के लिए अप्रोच कर रहा है। टेम्पररी इसलिए बोले क्योंकि जब तक ये नहीं था ना पिक्चर में, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये कुछ नहीं करने वाला। पर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल पास आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल के लिए एक जगह बना रहा है कि कहाँ अटैक करना है तुमको। तो ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव। अब बताओ ये कहाँ जाके अटैक करेगा? अरे नेगेटिव है तो कहाँ जाके अटैक करेगा? पॉजिटिव में अटैक करेगा। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि टेम्पररी है। एक रिएजेंट के आने से ही ये इफेक्ट हुआ, अदरवाइज ये लोग ऐसे ही थे पहले से। ये चला जाएगा वापस, तो ये वापस ऐसे हो जाएंगे। ये फिर आएगा तो ये फिर ऐसे हो जाएंगे। समझ रहे हैं क्या? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, विच फुल स्टॉप डाल के लिखना। तो ये तो थ्योरी क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन दी टर्म इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको अपन अभी नहीं लिखने वाले हैं, ये लिखा हुआ है नोट्स में। फुल स्टॉप। विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट explains the explains the explains the following correct orders of following correct orders of acidity of the carboxylic acid. Following correct orders of acidity of the carboxylic acid. Acidity of the carboxylic acid. पहला लिख लो, Cl3CCOOH is more acidic than Cl2CCOOH. यहाँ पे एक H आ जाएगा, CH. फिर is more acidic than ClCH2COOH. और सेकेंड ऑर्डर जो दिया हुआ है, करेक्टेड ऑर्डर जो है, CH3CH2COOH is more acidic than CH3 का twice CH3COOH is more acidic than CH3 का twice CCOOH. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं ना, करना नहीं है। CH3COOH, ये तो हमको पता ना क्या है, उसको ऊपर सब भूल जाओ। ये क्या है पहले बताओ? हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाम बता दो ना, दो कार्बन का तो है। इथेनॉइक एसिड, कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। क्या है ये? एसिडिक एसिड। ये एसिडिक नेचर का क्यों होता है? एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, पर जब इसको पानी में डालते हैं तो ये H पॉजिटिव लिबरेट करता है। ये तो क्लास 10 से पढ़ते थे ना कि एसिड्स आर दोज विच लिबरेट H पॉजिटिव इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। उन्हीं को एसिड बोलते हैं जो H पॉजिटिव लिबरेट करेंगे।
दो एसिड में मुझे कंपैरिजन करना हो कि कौन ज्यादा अच्छा एसिड है या कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो उसका अपन एच पॉजिटिव को ही देखेंगे कि कौन पहले एच पॉजिटिव छोड़ रहा है। जितने ज्यादा एच पॉजिटिव उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड। ज्यादा चीजें समझ में आई। अब इसी एसिटिक एसिड में हम क्या कर रहे हैं, एक एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर रहे हैं। अब देख पा रहे हैं तीनों स्ट्रक्चर में। अभी सेकंड वाला मत देखना। CH3POOH होता ये, हमने एक हाइड्रोजन हटाया, उसके बाद क्या लगा दिया, एक क्लोरीन। एक और हाइड्रोजन हटाए, दो क्लोरीन। एक और हाइड्रोजन हटाए, तीन क्लोरीन। इससे हुआ क्या, इससे फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, हमारा एसिडिक नेचर बढ़ गया। मतलब अगर मैं इन चारों की बात करूं, एसिटिक एसिड या आप बोल लो क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये ऑर्डर पहले से दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। आपको इसका रीजन बताना कि ऐसा क्यों हुआ। Why this is more acidic than this, is more acidic than this, is more acidic than this. रीजन समझाना है अपन को। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, कारण एसिडिक नेचर का एच पॉजिटिव। तो जिसका एच पॉजिटिव जल्दी निकलेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, यही है कंसेप्ट। तो सबसे ज्यादा एच पॉजिटिव जल्दी इसका निकल रहा होगा, तभी ये ज्यादा एसिडिक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, और इसके साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, तो इसका रीजन है कि इस कार्बन पर जो तीनों क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, वो इस कार्बन से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है, अब देखो अकेले इस कार्बन के पास तो इतना कार्बन नहीं होगा ना देने के लिए, सॉरी इतना इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना देने के लिए, तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले को बोलेगा कि भाई थोड़ा इलेक्ट्रॉन दे दे, वो खींच रहा है मेरे से इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये किससे मांगेगा, ये किससे मांगेगा, अपने बगल वाले से। तो बोरो नहीं लेते, तो मैं इससे मांगा, फिर उसने उससे मांगा, उधार ले रहे हैं, तो ऐसे यहाँ चल रहा है। ये इससे मांगा, ये इससे मांगा, फिर ये इससे मांगा, फिर जाकर इन तीनों को दे पाया, क्योंकि वो तो खींचेंगे ही। और तो कहीं ना कहीं से तो अरेंज करना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो कहाँ से मांगेगा, O2 मांगेगा। इससे क्या होगा ना, O और H की बॉन्ड थोड़ी सी वीकर हो जाएगी, तो H पॉजिटिव आसानी से निकल के बाहर आता है। समझे मैंने क्या बोला। अब यहाँ पे तीन ऐसे ग्रुप है खींचने वाले, यहाँ दो है और यहाँ एक ही है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड O और H की इसमें होगी, नहीं निकल पाएगा जल्दी, यहाँ थोड़ा जल्दी निकल पाएगा, यहाँ सबसे जल्दी निकल पाएगा। समझ रहे ना। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ग्रेटर विल बी दी एसिडिक नेचर। क्या समझ में आया। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में क्या हो रहा है आपको पता है, एक एक एच रिप्लेस होकर के CH3 लगता जा रहा है। CH3COOH था पहले से हमारे पास, एक एच हटा, उसकी जगह CH3 आ गया। एक और एच हटा, उसकी जगह एक और CH3 आ गया। तीसरा भी हट गया, उसकी जगह भी CH3 आ गया। अब CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन के पास। मतलब ये अब ऐसा लगा हुआ है, देखो तीनों CH3 है यहाँ पर, फिर ये रहा COOH। अब अगर इसके पास बहुत ज्यादा आ रहा है चीजें, तो ये आगे भी देगा। जब लेते समय ले रहा था तो देते समय देना भी चाहिए ना इसको, है ना। जब जरूरत पड़ी तो इसने मंगा ना ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देने के लिए, अब उसके पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, अपने पास इतना इलेक्ट्रॉन तो रख नहीं पाएगा, तो ये आगे बांटेगा। यहाँ आगे बांटेगा तो क्या हुआ, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, जिससे एच को मुश्किल होगी निकलने में, तो ये कम एसिडिक होता जाएगा। आपने देखा तीनों में फर्क क्या है। यहाँ पे तीन क्लोरीन लगा, उसने एसिडिक नेचर बढ़ा दिया। यहाँ पे तीन मिथिल लगा, इसने एसिडिक नेचर कम कर दिया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसने ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, जिससे एच को मुश्किल हुई निकलने में। एच को मुश्किल हुई निकलने में मतलब एसिडिक नेचर कम, और एच को आसानी हुई निकलने में मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा। तो दोनों को कौन समझा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर क्लोरीन का कौन सा प्लस आई इफेक्ट होगा कि माइनस आई, माइनस है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो ये माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इसका रीजन है। और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथिल इसका रीजन। ये ऑर्डर सही दिया हुआ है, पर आपसे रीजन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपको यही बताना है, पहले भी ये बताना है कि क्लोरीन के कारण माइनस आई इफेक्ट बढ़ा, जिसके कारण एच को आसानी हुई निकलने में, और वो ज्यादा एसिडिक हो गया। ठीक है, तो एक एक लाइन दोनों पे लिखो, नीचे लिखो। पहला रीजन लिख लो फर्स्ट के लिए, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट।
हाइफन डाल के लिखो, एज द नंबर ऑफ हैलोजेंस, एज द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, as the number of halogen atom decreases, as the number of halogen atom decreases, अब पहले से दूसरे में गए, दूसरे से तीसरे में गए, हाइड्रोजन डिक्रीज होता जा रहा है। as the number of halogen atom decreases, the overall minus I effect decreases, the overall minus I effect decreases, and hence acidic strength decreases, and hence acidic strength decreases, and hence acidic strength decreases। ठीक है, और इसमें ना आप लोग सिर्फ ये वाला डायग्राम बना लो। इसमें भी जो जिसमें आपको सिर्फ ये क्लोरीन दिख रहा है, तीनों क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये बस डायग्राम बना लो। ये सबसे इलेक्ट्रॉन उस तरफ लेके जाना, ठीक है। तो अल्टीमेटली ओ और एच की बॉन्ड वीकर हो जाएगी, वीकर हो जाएगी तो आसानी से टूट जाएगी, आसानी से टूट जाएगी तो आसानी से एच पॉजिटिव बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही बना लो, समझ में आ जाएगा कि तीन में ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, दो में कम हो गया, वन में और कम हो गया। ठीक है, सेकंड का रीजन लिख लो, प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप। अब जिसमें सबसे ज्यादा अल्किल ग्रुप है वहां ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, वो कम एसिडिक होता जाएगा। प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप, ऐसा डाल के लिखो, एज द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप इंक्रीजेस, as the number of alkyl group increases, as the number of alkyl group increases, plus I effect increases, plus I effect increases, and hence acidic strength decreases, acidic strength decreases। जितने ज्यादा मिथिल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती जाएगी ओ और एच के बीच में, उतना मुश्किल होगा एच को निकलना, उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। ठीक है, मतलब कंसेप्ट हमारा यही है कि एच पॉजिटिव निकलेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, नहीं निकल पाएगा तो एसिडिक नेचर कम होगा। ठीक है, इसके लिए ये वाला डायग्राम बना लो बस, कि ये सब डोनेट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वहां पे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहाँ से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था। ठीक है, जिसके कारण एच को डिफिकल्टी होगी निकलने में, तो लीस्ट एसिडिक। ठीक है, तो और क्वेश्चन देखेंगे अपन एक चैप्टर है ना नेक्स्ट क्लास में, एक्सरसाइज के भी देखेंगे।